तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर 2025। देखिए, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया इस बार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। और पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, इसमें जो रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं जिसे ट्रैक्स बोलते हैं, उनसे क्या रोल है। FOXP3 इसमें एक महत्वपूर्ण जीन के तौर पे काम करता है। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन उससे पहले जानते हैं थोड़ा सा हमारा नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में। नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत 1900 में की गई थी और 1901 से पहली बार नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया गया। नोबेल प्राइज प्रेजेंट टाइम में कुल मिला के 6 फील्ड्स के लिए दिया जाता है। एक तो आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन हो गया, दूसरा हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण है पीस। इस बार पीस का जो अवार्ड है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली चाह रहे थे कि उनको अवार्ड मिले, लेकिन नोबेल फाउंडेशन ने बेसिकली उनको अवार्ड नहीं दिया, तो ही वॉज लिटिल बिट एंग्री एज वेल। बट एनीवे, पॉलिटिकल इशू है, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नो 2025 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में, वो 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन ये 3 लोग हैं? एक है मैरी ई ब्रॉन्काउ। मैरी ब्रॉन्काउ जो हैं ये हैं बेसिकली यूएस से ही हैं और इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी से हैं। और दूसरा नाम है फ्रेडरिक जे रैम्सडेल, ये भी बेसिकली यूएस से ही हैं, सोनोवा बायोथेरेप्यूटिक्स से हैं। और तीसरा नाम है सिमोन सागाकुची। सिमोन सागाकुची जो है योकोसाका यूनिवर्सिटी जापान से हैं। इन 3 लोगों को दिया गया है डिस्कवरीज ऑन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। क्या होता है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। प्राइज अमाउंट जो है वो है ऐसी कि 11 मिलियन, मतलब स्वीडिश क्रोनर होता है। इसका अमाउंट लगभग $1 मिलियन के आसपास होता है, द समथिंग। तो ये 3 लोगों को बेसिकली अवार्ड दिया गया है। नाउ ये 3 लोग हैं, आप देख सकते हैं, लुक एट देम। इसमें 2 यूएस से हैं, एक जापान से हैं। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप समझिएगा, हमारी बॉडी में 2 लेवल के कंट्रोल होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में 2 लेवल कंट्रोल होते हैं। एक होता है सेंट्रल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस होता है हमारे थाइमस में। थाइमस की बात करें जो कि हमारे हार्ट के पास होता है, तो यहाँ पर बैड सेल्स को रिमूव किया जाता है, तो थाइमस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है पेरिफेरल टॉलरेंस, जो कि पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए होता है। तो ट्रैक्स की बात करें, पेरिफेरल टॉलरेंस का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जो कि हमारी टिश्यूज को गार्ड करता है, साथ में अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन को रोकता है, साथ में जो बाकी इम्यून सिस्टम इश्यूज होते हैं जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो उसको मैनेज करता है। तो ये चीज़ें पेरिफेरल टॉलरेंस के अंतर्गत आती हैं। ट्रैक्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसे हम रेगुलेटरी टी सेल्स कहते हैं। नाउ रेगुलेटरी टी सेल्स जिसे हम ट्रैक्स बोलते हैं, ये होता क्या है, इसमें क्या एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो 1995 में सिमोन सागाकुची की बात करें, इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स का पता लगाया, जिसे हम ट्रैक्स बोलते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। ये सेल्स जो होते हैं, ये अन्य जो इम्यून सेल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी को खुद को अटैक करते हैं, अपने टिश्यूज को अटैक करते हैं, उससे रोकता है। और इसमें एक एक्सपेरिमेंटेशन किया गया कि जब थाइमस को, जो कि हमारा इम्यून ऑर्गन है, इसको रिमूव किया गया एक बेबी माइस में, तो उसके बाद में ऑटो इम्यून डिजीज जो है डेवलप हुई। लेकिन जब नॉर्मल टी सेल्स को वापस से ऐड कर दिया गया, तो वापस से वो जो माइस है, जो चूहा है, वो वापस से हेल्दी हो गया। तो ये शो करता है कि ये पुलिसिंग सेल एग्जिस्ट करती है। ये पता लगाया किसने? सिमोन सागाकुची ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से। इसके बाद यहां पर 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैरी ब्रॉन्काउ और फ्रेड रैम्सडेल। इनका रोल होता है FOXP3 के बारे में। FOXP3 क्या है? ये एक मास्टर कंट्रोल जीन होता है ट्रैक्स का, और एक काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये भी स्कर्फी माइस में इसको टेस्ट किया गया। यहां पर पता लगा कि एक सिंगल फॉल्टी जीन होता है, इसका नाम है FOXP3। ये एक स्विच के तौर पे काम करता है जो कि नॉर्मल टी सेल्स को रेगुलेटरी टी सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। यदि FOXP3 को हटा दिया जाए तो ट्रैक्स जो है फॉर्म ही नहीं होते हैं और बॉडी जो अपने आप को अटैक करना शुरू कर देती है ना। तो ये प्रकार से कह सकते हैं बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे IPX सिंड्रोम की बात करें जो कि ह्यूमंस में हो सकता है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से देखी गई। यदि FOXP3 अब्सेंट होता है तो FOXP3 एक मास्टर कंट्रोल जीन ऑफ ट्रैक्स के तौर पे काम करता है, ये स्विच के तौर पे काम करता है। यदि ये हटा दिया जाए इस जीन्स को, तो वहां पर ट्रैक्स का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। तो यहां पर 3-4 टर्म आपको याद रखने हैं। एक तो हमारा पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है ट्रैक्स, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी टी सेल्स। और तीसरा है FOXP3। ये 3 टर्म आपको यहां पर इस नोबेल प्राइज के बारे में विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है।
ना यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि इसकी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो कैंसर थेरेपी में ये जो हमारी डिस्कवरी है कैंसर थेरेपी में हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्यूमर्स होते हैं वो ट्रैक्स को रिक्रूट कर लेते हैं, जो कि वो खुद को सील्ड करना शुरू कर देते हैं उसके माध्यम से। यदि कोई स्ट्रेटेजी ऐसी अपनाई जाए जहां पर हम वहां पर ट्रैक्स को डिसेबल कर दें, है ना, तो या वहां पे ऐसा एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी डेवलप किया जाए, तो उससे बेसिकली हमें हेल्प मिल सकती है ना। तो यहाँ पर जो कार्टी आउटकम्स होते हैं उसको बेसिकली यहाँ पर सही किया सकता है। तो ये चीज़ें बेसिकली कैंसर थेरेपी में हेल्प कर सकता है। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज की बात करें तो हमारी बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे हमारा देखा जाए तो जैसे हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ है, या IBD है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है, या MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या ल्यूपस है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा ये जो इनोवेशन है दैट कैन हेल्प ए लॉट, जिसमें IBD समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है इसमें भी हेल्प करता है, और ल्यूपस में भी ये हमारा जो डिस्कवरी है वो वहाँ पे हेल्प कर सकता है। नाउ इससे अदर सिग्निफिकेंस है, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन एंड टॉलरेंस की बात करें, यहाँ पर भी इसका हेल्प मिलता है। ट्रैक बेस्ड जो अप्रोच है इट में रिड्यूस लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन, लोअरिंग इन्फेक्शन एंड टॉक्सिसिटी रिस्क आफ्टर ऑर्गन और सेल ट्रांसप्लांट। जब ऑर्गन और सेल ट्रांसप्लांट होते हैं उसके बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको कम करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चौथा, डायग्नोस्टिक्स एंड बायोमार्कर्स में हेल्प करता है। FOXP3 की बात करें जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जीन होता है जो ट्रैक्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। एंड ट्रैक सिग्नेचर्स एड डिजीज स्ट्रेटिफिकेशन, रिस्पॉन्स प्रोडक्शन एंड ट्रायल डिजाइन में हेल्प करता है। बैलेंस रिस्क अवेयरनेस, inhibiting tracks can unmask autoimmunity, boosting tracks may increase risk of infection or tumor escape, guiding safer precision dosing and monitoring। तो इन सभी चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है। तो ये प्रकार से इस डिस्कवरी का हमें ये बेनिफिट मिल सकता है अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर इस खास तौर से हमारा जो ये अवार्ड है इसमें आपको 3 टर्म विशेष तौर पर याद रखना है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, दूसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैक्स, रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होते हैं, यू शुड नो अबाउट दिस। और सबसे महत्वपूर्ण है FOXP3। FOXP3 वो महत्वपूर्ण जीन होता है, यदि इसको हटा दिया जाए तो ट्रैक्स का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो FOXP3 के बारे में विशेष तौर पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 3 टर्म आपको विशेष तौर पे पता होने चाहिए। नाउ 2024 की मेडिसिन के नोबेल प्राइज की यदि हम बात करें, ये 2 लोगों को दिया गया था, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूकुन को दिया गया था। डिस्कवरी थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो दिस इज ऑल फॉर नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले हेल्थ बेस्ड टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर, थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट।